हाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन फैमिली में भी एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या हो रहा है, एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट के साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो उसका साइज सबसे छोटा है, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, पोलोनियम, ये होना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको याद रखना है ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ तक कि हेलोजन फैमिली में भी आपने देखा था कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर रेगुलर नहीं था, ठीक है। वहां पे भी क्लोरीन की ज्यादा हो गई थी फ्लोरीन से, है ना, या कह सकते हो कि फ्लोरीन की कम हो गई थी। यहाँ पे भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन जो है ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो उसकी सेकंड सेल को बिलोंग कर रहा होगा। और सेकंड सेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में जो उसका सेकंड सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे दिस इलेक्ट्रॉन फील्स मोर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब इस ऑक्सीजन फैमिली में अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फील्ड करता है, ठीक है। अच्छा, और जेड इफेक्टिव जो है वो ऑक्सीजन का उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही क्या है, 8 है ना। उसकी न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। तो 8 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा स्क्रीन होने के बाद, वो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेकेंड सेल को बिलोंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं कि ये वैसे तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, अपनी फैमिली में सबसे कम हो जाता है, ठीक है। अपनी फैमिली में विद इन फैमिली अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाता है। देखो नीचे डेटा लिखा हुआ, उससे भी आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है -141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और सल्फर का -200 है, सेलेनियम का -195, टेलुरियम का -190, पोलोनियम का -174। तो अगर हम लोग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इनमें से सबसे कम है ना। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा उसमें सल्फर का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, -200 है ना। फिर सेकेंड नंबर में सेलेनियम है, थर्ड नंबर में टेलोरियम, फिर पोलोनियम। हाँ, और लास्ट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, लीस्ट निगेटिव है सभी का निगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली में किसी का पॉजिटिव नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सभी का निगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे लीस्ट निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद ही रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ठीक है सर। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर देखें ऑक्सीजन फैमिली में, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ऑक्सीजन फैमिली, तो आपको सल्फर बोलना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन मत बोलिएगा, ऑक्सीजन आंसर गलत हो जाएगा, वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है। और अगर आपसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो ऑक्सीजन बोल दिएगा, ठीक है, क्लियर।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपसे कई बार पूछ दिया जाएगा। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पर, और इनके सभी के सिंगल बॉन्ड, इनके सभी के बीच में सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सभी बना लेते हैं खैर। ठीक है, तो इनके सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड है ना। इन सभी के सिंगल बॉन्ड में अगर कंपेयर किया जाए कि इन सभी के सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सिंगल बॉन्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा मजबूत सिंगल बॉन्ड किसका है ना, किसका सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिसका सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है ना। हाँ अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और नाइट्रोजन में जब सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा तो दोनों के टू पी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो रही होगी, ओवरलैपिंग हो रही है। नाइट्रोजन में टू पी के बीच में हो रही होगी। फास्फोरस में जब सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा तो फास्फोरस आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो उसमें जो दोनों के थर्ड पीरियड के पी ऑर्बिटल है, थ्री पी, थर्ड पीरियड का पी ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, थ्री पी। तो थ्री पी ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा होगा उसका सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही आर्सेनिक में फोर पी और एंटीमनी में फाइव पी। ठीक है, और यस। अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में सबसे ज्यादा होगी, एन सिंगल बॉन्ड में टू पी के बीच में, कि थ्री पी के बीच में, कि फोर पी के बीच में। एन एन के नाम के बीच में। अच्छा, एन सिंगल बॉन्ड एन, है ना, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग। अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग बोले तो टू पी ओवरलैपिंग में टू पी ऑर्बिटल के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर थ्री पी, है ना। ऐसे ही जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होता है, कम होता जाता है। उसका रीजन साइज भी होता है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिक कम होती आ रही है तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो उसके पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको उतना ज्यादा पुल नहीं कर पा रहा होगा, उसको उतना अच्छा से ओवरलैप करने के लिए फोर्स मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग साइज बढ़ने की वजह से क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम लोग केवल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के हिसाब से आंसर देंगे तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, नाइट्रोजन की बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ठीक है, लेकिन जब इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी से, जब बॉन्ड हेबर साइकिल से निकालते हैं ये बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो नहीं बनता है, मतलब जो हम लोग थ्योरेटिकली जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं आता है। इसमें ऑर्डर में एक जगह चेंज होता है। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है एक्सपेरिमेंटली वो आती है फास्फोरस फास्फोरस की,
मतलब फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड सबसे मजबूत सिंगल बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज्यादा आती है, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबर 1 में बेटा फास्फोरस फास्फोरस, सेकंड नंबर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, थर्ड नंबर में आर्सेनिक आर्सेनिक, एंड सबसे वीक सिंगल बॉन्ड एंटीमोनी। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल एक जगह करेक्शन आ रहा है, फास्फोरस की जो बॉन्ड एनर्जी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा आ रही है, अदरवाइज तो बाकी तो अकॉर्डिंग टू रूल ही आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, तो आपको आंसर पहले तो पता होना चाहिए, आंसर है फास्फोरस फास्फोरस सबसे स्ट्रॉन्गर है, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आर्सेनिक सेंटीन। फिर इसका रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों हो गया। तो इसमें हमें रीजन जो इसमें रीजन दिया जाता है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए दिया जाता है कि एनएन बॉन्ड जो होता है, एनएन बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, ठीक है, और इनके लोन पेयर भी उसके किस ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में। तो नो डाउट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो सबसे ज्यादा इसी में हो रही होगी, लेकिन उसके जो 2p ऑर्बिटल के लोन पेयर हैं वो भी बहुत एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से वो भी बहुत पास पास आ रहे होंगे। लोन पेयर, एक एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन के लोन पेयर, है ना, ये दोनों काफी पास पास आएंगे। पास पास आने का मतलब बोलते हैं कि ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आने लगते हैं, और वांडरवाल रेडियाई पे जैसे ही जब भी एक एटम के लोन पेयर दूसरे एटम के लोन पेयर के वांडरवाल रेडियाई में आते हैं तो उनके बीच में जबरदस्त रिपल्शन लगने लगता है। उस रिपल्शन को ही हम लोग वांडरवाल रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जो ये वांडरवाल रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन, या और सिंपल शब्दों में बोलो तो लोन पेयर रिपल्शन भी कह सकते हैं। तो ये लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है N2 में, और लोन पे रिपल्शन जो है वो इस सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है ना। यहाँ पे लोन पे रिपल्शन या वांडरवाल रिपल्शन कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में, और इस लोन पे रिपल्शन की वजह से ये इसका सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रेन्ड बॉन्ड हो जाता है, इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड वीक हो जाता है रिलेटिवली, है ना। तो बोलते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी वैसे सबसे ज्यादा इसी की होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि इसमें लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं, लोन पे रिपल्शन बढ़ने की वजह से उसका सिंगल बॉन्ड सबसे वीक हो गया है। ठीक है, Yes, sir. और एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात यहाँ पे एक और लॉजिक दिया जाता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में लोन पे रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से वो सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, साथ ही साथ जो फास्फोरस फास्फोरस जो है इसमें बैक बॉन्डिंग भी होने लगती है। ठीक है, देखो फास्फोरस फास्फोरस को दो फैक्टर सपोर्ट करते हैं, एक तो उसमें 3p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर रिपल्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ऐसा नहीं कि फास्फोरस में लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। लोन पेयर रिपल्शन तो फास्फोरस फास्फोरस में भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन में। ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है एक ये पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि फास्फोरस आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो फास्फोरस है इसके पास लोन पेयर है, तो इसका जो लोन पेयर है वो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बॉन्डिंग भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस की सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. अब ये चीज आप लोग नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, मतलब इस तरह से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन में कभी भी ऐसा पूछा जाए कि वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस फास्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, है ना, नाइट फास्फोरस की क्यों ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की क्यों कम होती है। तो इसके पीछे दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर हम लोग को बताने होंगे, ठीक है। पहला फैक्टर है कि नाइट्रोजन का साइज है छोटा, स्मॉलर साइज है, तो उसके जो लोन पेयर है वो बहुत ही एक दूसरे के वंडरवल रेडियस पे आ जाते हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है इसमें नाइट्रोजन में, इस वजह से उसका वी बॉन्ड वीक हो जाता है। दूसरी तरफ फास्फोरस फास्फोरस में बैक बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है, पी पी पाइप डी पाइप बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग जब भी बनती है ना तो वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक ठीक है। तो दोनों फैक्टर Yes. यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं फास्फोरस में। अच्छा, यही सेम ऑर्डर ऑक्सीजन फैमिली में भी देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर सेलेनियम टोलियम में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बेटा सल्फर सल्फर की आ जाती है। सेम वही ऑर्डर है जो ऑक्सीजन फैमिली में है, वही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली दोनों में सेम है, ठीक है, रीजन भी सेम है। बोलो भाई, समझ में आ रही बातें, Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। Yes. ठीक है, चलो अच्छा फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से है। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली दोनों में इरेगुलर है, ठीक है। और क्या है ऑर्डर एग्जैक्टली अगर देखें तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है, लेकिन बेटा आर्सेनिक के बाद फिर वो कम होने लगता है, ठीक है। देखो वैल्यू से भी समझ सकते हैं, मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, केल्विन में है ये सारे मेल्टिंग पॉइंट। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 63 केल्विन है, फास्फोरस का 317, आर्सेनिक का 1089। तो बेटा यहाँ तक तो बेटा बढ़ रहा है ना, यहाँ तक तो बेटा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एंटीमनी का कम हो गया है आर्सेनिक से, और बिस्मथ का भी कम हो रहा है। तो इस तरह का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ रहा है, आर्सेनिक तब बढ़ा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन फैमिली में अगर देखें तो ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसा ही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, और सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम तक बढ़ता है। यहाँ पे आर्सेनिक तक बढ़ रहा था, बट यहाँ पे टेलुरियम तक बढ़ रहा है, मतलब फोर्थ एलिमेंट तक तो बढ़ रहा है। उसके बाद टेलुरियम से जब पोलोनियम जा रहे हैं देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। Yes. अब अगर आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन फैमिली में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, नाइट्रोजन फैमिली में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, Arsenic. तो हाँ, तो आर्सेनिक का हाईएस्ट है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन नाइट्रोजन फैमिली वो है आर्सेनिक का, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार हाईएस्ट लोवेस्ट ज्यादातर पूछे आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में हाईएस्ट किसका है, ऑक्सीजन फैमिली में टेलुरियम का, है ना। नाइट्रोजन फैमिली में जो थर्ड एलिमेंट है उसका हाईएस्ट है, ऑक्सीजन फैमिली में जो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है टेलुरियम उसका हाईएस्ट है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पे, ये मेटालिक बॉन्डिंग पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग पता है क्या होती है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है, किस में मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है किस में कम हो रही है। सर जिसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और सर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ज्यादा होते हैं? नंबर ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होते हैं। तो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है ना, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट उठा लो, सबकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीली लूज कर सके। सबसे ज्यादा फ्रीली लूज है, तो सबसे आसानी से लूज तो करेगा बिस्मथ। सबसे आसानी से फ्रीली लूज करने की टेंडेंसी तो बिस्मथ में है, इसमें पोलोनियम में। इस हिसाब से तो बिस्मथ का हाईएस्ट होना चाहिए और ऑक्सीजन फैमिली में पोलोनियम का होना चाहिए। हाँ अचित बताओ, क्या आंसर क्या है, मतलब आर्सेनिक का मैक्सिमम कैसे हो गया मेल्टिंग पॉइंट? सर मतलब एंड में शील्डिंग जो होती है वो पुअर हो जाती है, इस वजह से मतलब जो था मतलब आर्सेनिक का ज्यादा एंड में सील्डिंग पुअर हो जाती है, सील्डिंग पुअर होने से क्या होता है? मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजीली नहीं लूज कर पाएगा। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है रिलेटिवली बढ़ जाएगा, और इसे हम लोग पढ़ते हैं इनर पेयर इफेक्ट के नाम से। यस। बोलो भाई, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कुछ? यस। हैंड रेज करो। अचित को आ गई, अस्मित को आ गई, रुद्र को आ गया समझ में, श्रेयांश। भी लेकिन कम बच्चों को समझ में आ रही बात। देखो, मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में अगर आपको समझना है तो देखो, दो बातें आपको याद रखनी है। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, अगर बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एस ब्लॉक के मेटल है, तो एस ब्लॉक की वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक की वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? मेटालिक बॉन्डिंग में। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उस मेटल की मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रेंथ में, मतलब उतना स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि उसका वैलेंस बैंड उतना थिकर होता है। ये एक्चुअली बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ये तो बेटा सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो बोलते हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, ये डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनएस ऑर्बिटल। एनएस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनपी ऑर्बिटल। एनएस और एनपी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी क्या होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होता है? साइज ऑफ एटम भी होता है, कि साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती आती है कि स्ट्रॉन्ग होती आती है? देखो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझिए इस बात को। टू फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। दो फैक्टर हैं जो मेटालिक बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, एटम का साइज। और साइज के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि जो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एज साइज इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, सॉरी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो उसका वैलेंस सेल का क्लाउड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा। जितना कम फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एक्सटेंट में उनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई साइज ऑफ एटम। लेकिन केवल इस फैक्टर के हिसाब से देखें तो लगातार साइज क्या हो रहा है ना, डाउन टू ग्रुप जैसे बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से तो बिस्मथ का सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा कह रहा है कि वो तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब केवल यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS एंड NP ऑर्बिटल। उसके NS और NP ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर पे भी डिपेंड करता है। अब हम लोग अगर नाइट्रोजन फैमिली का बेटा कोई भी एलिमेंट देखें, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट देख लें तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP3। तो सभी की वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सभी के क्या पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग में? तो ऐसा बोलते नहीं होता पाता है। नाइट्रोजन में तो पूरे पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फास्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एंटीमनी में भी 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आर्सेनिक तक तो ठीक है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होने की वजह से उनके जो वैलेंस सेल के जो s ऑर्बिटल होते हैं, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। ये आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा भी होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जबकि किसी एटम के वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करने लगे, ठीक है, तो इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एंटीमनी में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है जरूर वैलेंस शेल में, लेकिन 5 में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में। ऐसे बिस्मथ में भी केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2-2 कम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटीमनी और बिस्मथ में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। इस वजह से एंटीमनी बिस्मथ में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि एंटीमनी तक तो बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सॉरी आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मथ में मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम हुआ है। ठीक है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूरे पूरे 5 नहीं कर पा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, कोई पूछे भाई एंटीमनी और बिस्मथ में बताओ किसका ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, एंटीमनी और बिस्मथ में रिलेटिवली पूछा जाए, बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? क्यों भैया, इसमें साइज किसका बड़ा है, एंटीमनी का साइज बड़ा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज ऑफ साइज ऑफ एटम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो वहां हमें साइज देखना पड़ेगा। ठीक है, ये
यस और साइज किसका बड़ा है? बोलो भाई, साइज किसका बड़ा है, एंटीमनी का, विस्मत का? तो बिस्मत। हाँ, तो विस्मत का साइज बड़ा है, तो फिर विस्मत का मेल्टिंग पॉइंट है ना। विस्मत का मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से कम क्यों है? ज्यादा होना चाहिए ना। विस्मत से एंटीमनी, एंटीमनी से विस्मत जब जा रहे हैं हम लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ बढ़ना चाहिए। ये तो कम हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ अभी लफड़ा और है। हाँ, यस तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट और ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। एंटीमनी में इनर्ट पेयर इफेक्ट 4D ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से डेवलप होता है, और बिस्मथ में इनर पेयर इफेक्ट आपका 4f ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से डेवलप होता है ना। और 4f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग काफी पुअर होती है 4D से। तो साइज जरूर इसका बढ़ रहा है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी ज्यादा डोमिनेंट हो गया है रिलेटिवली, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय कमी हुआ है ना। यस सर तो है ना, इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बता दिया। मेन चीज आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का है, उसके बाद डिक्रीज होता है। और अगर आपसे कहीं पूछा भी आएगा क्यों डिक्रीज होता है, तो आप टू द पॉइंट आंसर दे दीजिएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में वो ये मेटालिक बॉन्डिंग को पिक्चर में ना ला रहा हो, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात ही ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में सीधे इनर्ट पेयर इफेक्ट आंसर दे सकते हो। सर ठीक है, हाँ बताओ। सर मेटालिक कैरेक्टर में भी यही होगा। तो मतलब हम लोग मेटालिक कैरेक्टर को अगर कंपेयर करेंगे। मेटालिक करेक्टर मेटालिक बॉन्डिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ऐसा सुनने में लगता है कि मेटालिक, इनसे बोला थोड़ा सही से खेलें, चिल्लाए नहीं वहां से। मेटालिक बॉन्डिंग जो है मेटालिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मेटालिक करेक्टर मेटालिक बॉन्डिंग पे नहीं डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर, तो मोस्ट मेटालिक से बिस्मथ ही होगा मतलब। मोस्ट मेटालिक बिस्मथ ही होगा। मेटालिक करेक्टर तो डाउन टू ग्रुप बढ़ता ही बढ़ता ओके है सर। ना, कोई भी ग्रुप हो। मेटालिक करेक्टर का रिलेशन है एक्चुअली इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से। इलेक्ट्रो निगेटिविटी जब घटती है या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। सर ठीक है, उसका मेटालिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं। हाँ बोलो बेटा। सर पोलोनियम तो सर इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता भी नहीं है सर, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पोलोनियम में पढ़ाया नहीं जाता। एक्चुअली क्या, पोलोनियम है रेडियो एक्टिव, और इसके लिए पढ़ाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता हम लोग को। अदरवाइज ओके देखा जाए तो हाँ, ऊपर के 4 एलिमेंट में इनर्ट इफेक्ट नहीं होता है, तो यही थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है कि ऑक्सीजन फैमिली में इनर्ट इफेक्ट नहीं देखा जाता है, बट एक्चुअली पोलोनियम में इनर्ट इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। पोलोनियम की दो वैलेंसी जो लोअर वाली होती है, जैसे आपसे कोई पूछे कि पोलोनियम, अगर वैसे वही बात है कि पोलोनियम के बारे में ज्यादा आपसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो। पोलोनियम 6 और पोलोनियम 4 में अगर कोई पूछे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो पोलोनियम 4 प्लस ज्यादा पोलोनियम स्टेबल है। 4 पोलोनियम में इनर परफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, टेलुरियम तक डोमिनेट नहीं होता है। तो टेलुरियम तक तो बढ़ रहा है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बट टेलुरियम से पोलोनियम में मूव करने पे मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है।
ठीक है, Okay, क्लियर हो गई बात? हाँ? तो ये तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली एज वेल एज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, दोनों की हम लोग कंपेयर करके डिस्कस कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप के बारे में, ठीक है। एलोट्रोप्स, क्योंकि दोनों फैमिली में एलोट्रोप्स बनते हैं, और एलोट्रोप की थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एलोट्रोप में बोलते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स नेचर में नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन के बेटा एलोट्रोप्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं। बट लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के जो रिमेनिंग एलिमेंट है बेटा, इनके सबके एलोट्रोप्स बनते हैं, है ना। फास्फोरस के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, मिलते हैं हम लोग को। आर्सेनिक के एग्जिस्ट करते हैं एलोट्रोप्स, एंटीमनी के, बिस्मथ के। बट नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली में विच डू नॉट शो एलोट्रोपी, विच डू नॉट शो एलोट्रोप्स, जिसके एलोट्रोप्स नहीं देखे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रोपी, ठीक है। नाइट्रोजन एलिमेंट के एलोट्रोप्स नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस के एलोट्रोप्स बनते हैं, बाकी सबके बनते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलोट्रोप्स उनके देखे जाते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो डिटेल डिस्कशन है वो केवल नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के एलोट्रोप्स ही हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो हम लोग के उन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की जो डिटेल केमिस्ट्री है, डिटेल केमिस्ट्री, वो 12th और जेई के सिलेबस में नहीं है। वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग को केवल किसके पढ़ने हैं? फास्फोरस के ही पढ़ने हैं। फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स देखे जाते हैं मेनली, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के मेन 3 एलोट्रोप है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। लेकिन जो ब्लैक फास्फोरस है ये भी नेचर में 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, एक है बीटा ब्लैक फास्फोरस, है ना। मतलब ब्लैक के भी फर्दर 2 टाइप बनते हैं। अब ऐसे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में। तो व्हाइट फास्फोरस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है P4। व्हाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? P4, ठीक है। 4 फास्फोरस अरेंज होके बनाते हैं व्हाइट फास्फोरस। इसका जो शेप होता है बेटा, वो लिख लीजिए टेट्राहाइड्रल होता है। इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। शेप कैसा है? टेट्राहाइड्रल। आप चाहो तो शेप बना भी सकते हो, बहुत सिंपल सी शेप बनेगी। आप 4 फास्फोरस लिख दीजिए। और ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं कि फास्फोरस फास्फोरस आपस में डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मतलब फास्फोरस फास्फोरस में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता है ना। याद है क्यों नहीं बनता है? क्या रीजन बताया था? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। फास्फोरस फास्फोरस डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, भूल गए तुम लोग? पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होगा तुम लोग का यार, कुछ रिवीजन नहीं करते तुम लोग। ये देखो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ N2 while phosphorus exists in form of P4। एक्सप्लेन वाई। तो रीजन क्या था कि नाइट्रोजन तो भाई पी पाई बॉन्डिंग बना लेते हैं, है ना। फास्फोरस फास्फोरस आपस में पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन कैन इजीली मेक पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना।
दो एटम आपस में पी पाई बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब उनका साइज भी छोटा हो। साइज छोटा होने का मतलब वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, है ना, तो फिर वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो फास्फोरस में ये दोनों बातें उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। फास्फोरस का साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, ठीक है। इसलिए फास्फोरस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें केवल नाइट्रोजन ही है जो आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना। और जब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इनके पास केवल एक ही रास्ता है, ये केवल क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ये आपस में क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तभी फास्फोरस चार एटम मिलके टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, P4 के फॉर्म में, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का जो शेप होता है वो ये होता है P4, ठीक है। इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये कई बार पूछा जाता है कि पीपीपी बॉन्ड एंगल कितना होता है। पीपीपी बॉन्ड एंगल व्हाइट फास्फोरस में कितना होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल कितना आता है, 60 डिग्री आता है, 60। ठीक है। और 60 डिग्री आने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टेट्राहीड्रल है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन, थ्योरेटिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए, 109। और ये सेट कितने पे हो रहा है, 60 पे। तो लगभग कितने डिग्री का एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, 49 डिग्री का। तो इसमें जो एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन अगर किसी मॉलिक्यूल में राइज हो रहा है तो एक स्ट्रेन थ्योरी होती है, स्ट्रेन थ्योरी ये बोलती है कि जिस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन जितने ज्यादा डेवलप हो जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एंगल स्ट्रेन बेटा इसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, 49 डिग्री के एंगल स्ट्रेन डेवलप हो गए हैं, ठीक है। एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, जितना एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड है और जितना आ रहा है उसको माइनस कर लेंगे, जो डिफरेंस है वो। हाँ, है ना। थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल को एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं, आइडियल बॉन्ड एंगल माइनस एक्चुअल, है ना, उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो व्हाइट फास्फोरस में ये एंगल आ रहा है एंगल स्ट्रेन 49 डिग्री का। 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, और इतना एंगल स्ट्रेन है तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं फास्फोरस के जो ऊपर हमने अभी पढ़े थे ना, तीन एलोट्रोप, व्हाइट, रेड और ब्लैक, उनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो व्हाइट ही होता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है एयर के कांटेक्ट में। इसको हम लोग डायरेक्ट ओपन एटमॉस्फेयर में फास्फोरस को नहीं रखते हैं। रीजन क्या है कि ये वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा स्पॉन्टेनियसली। और वो इतनी तेजी से ऑक्सीडाइज होगा कि शुरुआत में जब वो ऑक्सीडेशन होगा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि वो बर्न हो जाएगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है, बहुत जल्दी फायर कैच करता है ये, ठीक है। तो बोलते हैं ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस इज द लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ, सॉरी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी ना, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, है ना। इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी फास्फोरस के एलोट्रोप में
सबसे ज्यादा होती है ना। फास्फोरस के इलेक्ट्रोप में कोई पूछे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो बोल दीजिएगा व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब इसकी जो फिजिकल स्टेट है, बोलते हैं कि व्हाइट फास्फोरस, इसका तो नाम में व्हाइट आ रहा है, तो इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट कलर होता है इसका, है ना। ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है ये, और इससे थोड़ी सी गार्लिक ऑर्डर या गार्लिक स्मेल आती रहती है। तो व्हाइट कलर है, ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड है, विथ गार्लिक ऑर्डर। ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें कि सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, पानी में डिजोल्व नहीं होता है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो कहीं पे अगर लिखा हो कि व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल इन वाटर, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, है ना। फास्फोरस के बेटा कोई भी इलेक्ट्रो पानी में नहीं सॉल्युबल होते हैं, चाहे व्हाइट हो, रेड हो, चाहे ब्लैक हो, सभी इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल वाटर, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटा डिजोल्व हो जाता है व्हाइट फास्फोरस। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोरोफॉर्म में, इन सब में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है। इसका एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। फिजियोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं कि व्हाइट फास्फोरस काफी पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस। ठीक है। आपने रेड पॉइजन का नाम सुना होगा, है ना, रेड को यस सर। दिया जाता है ना। तो रेड पॉइजन जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। अगर उसी की क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो इंसान भी निपट जाएगा, है ना। तो उसकी अगर डोज बढ़ा दी जाए, हाईली पॉइजनस होता है। और इसके लिए बोलते हैं, इसकी जो वेपर्स होती हैं, व्हाइट फास्फोरस होता है, इसकी जो वेपर्स होती हैं वो भी बहुत डेंजरस होती है। तो जिस इंडस्ट्री में, जैसे फास्फोरस इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, है ना, जो पर्सन काम कर रहे होते हैं, उन उनको लंबे समय तक अगर वो व्हाइट फास्फोरस की कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, तो उनको एक भयानक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज में क्या होता है, उनके जो जॉ जा की बोन्स होती हैं, जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, वो डीके कर जाती हैं। और इस डिजीज को बोलते हैं फॉसीजा। इसको क्या बोलते हैं, फॉसीजा। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन है। व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, उसकी वेपर भी पॉइजनस होती है। ऐसे पर्सन जो व्हाइट फास्फोरस की वेपर में के कांटेक्ट में लंबे समय से रहते हैं, लॉन्ग टाइम से, तो उनको एक डिजीज हो जाती है, जिसको हम लोग फॉसीजा बोलते हैं। उस डिजीज में जा बोन्स डीके कर जाती है। ठीक है, काफी डेंजरस है व्हाइट फास्फोरस। फिर इसमें एक स्पेस पॉइंट लिखा हुआ है, इस कहते हैं कि ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन इन डार्क विद ऑक्सीजन। बोलते हैं कि व्हाइट फास्फोरस को अगर डार्क में रखें, तो देखो डार्क में भी रखेंगे तो एयर तो होगी, अगर डायरेक्ट एक्सपोज कर देंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे क्या करेगी, उससे उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा, है ना। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एक फिनोमिनन देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। ठीक है। और इसमें क्या होता है, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, P4O6 में। ठीक है। तो फास्फोरस धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहता है O2 के कांटेक्ट में आने पे। और अगर उसको आप अंधेरे में रख दें, डार्क में, तो वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा।
मतलब दूर थोड़ा देखने में आपको ऐसा लगेगा कि फास्फोरस के जो क्रिस्टल हैं वो थोड़ा सा लाइट इमिट कर रहे हैं, लाइट मतलब वाइट लाइट एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, वाइट लाइट ग्लो करते हुए दिखाई देंगे। और इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरेंसिस बोलते हैं। और होता क्या है एक्चुअली, फास्फोरस O2 से रेड करके इसमें जो रिएक्शन अगर कोई पूछे कि फास्फोरेंसिस में बनता क्या है, तो फास्फोरस O2 से रेड करके अपने ऑक्साइड बनाता है, P4O6 बनाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लीजिए कि व्हाइट फास्फोरस बनाते कैसे हैं। तो व्हाइट फास्फोरस बनाने का जो इंडस्ट्रियल मेथड है वही हम लोग को पढ़ना है, वही हम लोग के सिलेबस में भी है। इसको बनाते हैं हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट से और सिलिका से। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता ही आपको, Ca3PO4 वोल्ट वाइज। इसको सिलिका के साथ हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस को यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं। तो इसको सिलिका टेम्परेचर लेते हैं लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका से जब रिएक्ट करेगा तो ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट। बना देगा। हाँ, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, बिल्कुल सही। और फास्फोरस अपना क्या बना देगा, ऑक्साइड, है ना, P4O10 बन जाएगा प्लस कैल्शियम सिलिकेट, उसको स्लैग बोल रहे हैं हम लोग। कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे स्लैग के फॉर्म में ही बनता है। लेकिन हमें मतलब है किससे, फास्फोरस से, क्योंकि हम लोग को फास्फोरस रिक्वायर्ड है। तो हम लोग जो P4O10 है उसको सेपरेट कर लेंगे और दूसरे चैम्बर में उसका रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ, कोक से। कोक सिंपली इसको रिड्यूस कर देगा फास्फोरस को, किसमें, P4 में। लेकिन जब भी कोक किसी को रिड्यूस करता है तो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और खुद ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो भाई। यस। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका से रिएक्ट करके फर्स्ट क्या क्या बना रहा है, P4O10 बनाएगा प्लस कैल्शियम सिलिकेट। और P4O10 को हम लोग सेपरेट करेंगे और उसको दूसरे चैम्बर में जाके हीट करेंगे कोक की प्रेजेंस में। कोक ऐड करके उसमें हीट करेंगे, कोक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो फास्फोरस को रिड्यूस कर देगा P4 में, और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है। यस। अच्छा, एक इसमें पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि फास्फोरस को अगर हम लोग O2 के साथ रखें और काफी लॉन्ग टाइम तक रखें, लॉन्ग टाइम एक्सपोजर, ठीक है, तो पहले तो वो बनाएगा P4O6, लेकिन अगर लंबे समय तक रखेंगे तो P4O6 स्लोली स्लोली फिर से ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P4O10 में, है ना। और अगर यस। P4O6 जब बनेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तक तो वो ग्लो करता रहेगा, दिखाई देगा, उसका फास्फोरेंसेस भी शो करेगा। लेकिन अगर वो P4O6 P4O10 में कन्वर्ट होने लगता है जब, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होने लगती है, P4O10 जो होता है ना, इसकी कोटिंग होने लगती है उसके सरफेस में। और इसका कलर जो होता है वो येलो होता है P4O10 का। तो इस वजह से इसका कलर हमें क्या दिखने लगेगा, येलो दिखने लगेगा। जैसे व्हाइट फास्फोरस के क्रिस्टल को आप 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, एयर के एटमॉस्फेयर में रख के आप छोड़ दिए, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे ना तो वो पीले पीले क्रिस्टल हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। तो वो येलो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पहले P4O2 रिएक्ट करके बनाएगा P4O6, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रखने पे वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे P4O10 में, और उनकी सरफेस पे P4O10 की कोटिंग होने लगेगी। ये P4O10 का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो वो फास्फोरस हमें कैसा दिखने लगेगा, येलो फास्फोरस। तो कहीं पे अगर येलो फास्फोरस लिखा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो कोई लग रहा है नया एलोट्रोप है ना, सर ने व्हाइट पढ़ाया, रेड पढ़ाया, ब्लैक फास्फोरस पढ़ाया।
सर ने येलो फास्फोरस तो बताया ही नहीं। येलो फास्फोरस इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ व्हाइट फास्फोरस। येलो फास्फोरस कोई एलोट्रोप नहीं है। येलो फास्फोरस एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस का ही इम्प्योर फॉर्म है ना। व्हाइट फास्फोरस को जब हम लोग एयर के कांटेक्ट में रखते हैं कुछ दिनों तक, तो उसकी सरफेस में फास्फोरस डेका ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है और उसका कलर येलो होता है, इसलिए वो येलो दिखने लगता है। उसे ही हम लोग येलो फास्फोरस कह देते हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये तो व्हाइट फास्फोरस की मैंने सारी बातें आपको बता दी। अब इसके बाद आता है भाई रेड फास्फोरस। फास्फोरस का सेकेंड एलोट्रोप है रेड फास्फोरस। ये जो रेड फास्फोरस होता है इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं P4 होल एन। अच्छा, ये होल एन क्यों लिख दिया? होल एन इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इट इज द पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस का एक पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये पॉलीमर होता है लीनियर चेन पॉलीमर। तो लिख लो, इट इज द लीनियर चेन पॉलीमर, इट इज द लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस होता है, ये व्हाइट फास्फोरस के मॉलिक्यूल जब लीनियरली कनेक्ट होने लगते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे लीनियरली कनेक्ट होने लगते हैं, तो जो फास्फोरस आपको मिलता है वो उसका लीनियर पॉलीमर जो बनता है उसी को रेड फास्फोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस का लीनियर पॉलीमर होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो इसमें देखो, व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, उसको हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन पे हीट करते हैं, है ना। ये टेम्परेचर केल्विन में इतना है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो 280 आएगा। तो इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं और कुछ घंटों तक लगातार हीट करते रहना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ी सी स्लो रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि हीट किया तुरंत सेकंडों में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ घंटे लगेंगे, 7 से 8 घंटे अप्रोक्सीमेट लगते हैं, है ना। तो थ्योरी में लिख दिया था सेवरल आवर्स, कुछ आवर्स लगेंगे पॉलीमराइज होने में। ठीक है, होगा क्या देखो, जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस से बात करें, तो अभी हम लोगों ने व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। व्हाइट फास्फोरस में देखा था कि 4 फास्फोरस आपस में ही सिंगल बॉन्ड से क्या थे, कनेक्टेड थे, है ना। अब जब हम लोग इसको हीट करेंगे, इसी के एन मॉलिक्यूल लेके बेटा हीट करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो ये 2 ब्रिज बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें एक ब्रिज बॉन्ड टूटने लगेगा। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेंड बॉन्ड होते हैं, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी साइड बॉन्ड से कम होती है, तो ये ब्रेक होने लगते हैं। अगर बेटा ये ब्रिज बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, जैसे इसी के एन मॉलिक्यूल लिए और इसके ब्रिज बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, तो देखिए इसमें 2 फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। बोलो भाई, एक लेफ्ट वाले यस की सर। फ्री हो गई, एक राइट वाले की। ऐसे ही, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए बताया, ऐसे ही बेटा उनके सभी मॉलिक्यूल में ऐसा ही होगा। इतने, हाँ, टेम्परेचर आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इतने ही टेम्परेचर पे हीट करिए, तो उसके सभी मॉलिक्यूल के ब्रिज बॉन्ड आपस में टूटेंगे और वो ब्रिज बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे होंगे वो आपस में ही कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, मतलब दे गेट्स पॉलीमराइज, वो आपस में पॉलीमराइज होने लगेंगे। तो उनके एन मॉलिक्यूल जब लीनरली पॉलीमराइज होने लगेंगे, तो आपको ये मिलेगा रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बोलो भाई। तो यहाँ रिएक्शन में क्या बन जाएगा, रेड फास्फोरस। ठीक है, अच्छा कोई पूछे बॉन्ड एंगल, तो व्हाइट फास्फोरस के ये बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। अब थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ कि अगर एक ब्रिज बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि घटेगा? सर 120। सीधे 120 कर दो, बहुत बढ़िया। मतलब मतलब आइडियली 109 होना चाहिए,
और तुम थोड़ा सीधे तो x बढ़ को जाएगा। 120 कर दोगे। तो 120 नहीं होता है, बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता है, 12 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है, 72 डिग्री पहुंच जाता है, 72 टू 73 की रेंज में पहुंच जाता है, अप्रोक्सीमेट है ये थोड़ा सा। तो ये एंगल बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन कितना बढ़ेगा ये भी आइडिया होना चाहिए कि 12 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। लेकिन वही बात है, अगर 12 डिग्री बढ़ भी रहा है तो अगर इंटरनल एंगल बढ़ गया तो एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो गया, कम हो- है ना। एंगल स्ट्रेन अगर कम हो गया तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। स्टेबिलिटी लेकिन बढ़ गई। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि बताओ व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो रिएक्टिव तो है व्हाइट फास्फोरस। लेकिन कोई पूछे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, विच वन इज मोर स्टेबल एलोट्रोप, तो Phosphorus। स्टेबल रेड ज्यादा है ना, स्टेबल रेड वाला हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल लिख लीजिएगा आप लोग 72, ये जो फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड एंगल है ये बन जाएगा 72। अच्छा, ये जो व्हाइट फास्फोरस है, देखो फास्फोरस का कोई भी इलेक्ट्रोड पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो अभी मैंने बताया था आपको। तो ना व्हाइट होगा ना रेड होगा, लेकिन व्हाइट वाला जो था वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल था। लेकिन ये जो रेड वाला फास्फोरस है, रेड इलेक्ट्रोड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन बोथ पोलर है नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पॉलीमरिक चेन बनने लगती है, पॉलीमरिक चेन बनने की वजह से वो सर्फ उनकी जो चेन्स होती है वो सरफेस पे ही फ्लोट करने लगती हैं। ठीक है, जो ये रेड फास्फोरस आप देख रहे हो तो इसमें पॉलीमरिक चेन बनने लगती है। ये जो पॉलीमरिक चेन बनती है ना, ये सरफेस पे ही फ्लोट करती है ना। इस वजह से सॉल्युबल नहीं हो पाता है वो, ना तो पोलर सॉल्वेंट में और ना ही लाइक डिजॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग। वैसे तो नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाना चाहिए क्योंकि फास्फोरस के सभी एलोट्रोप नॉन पोलर हैं। लेकिन ये यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है, रीजन क्योंकि वो पॉलीमराइज हो रहे हैं। और ऐसे आप याद कर सकते हो, पॉलीमर जनरली आप देखोगे, जनरली आप देखेंगे पॉलीमर सॉल्युबल होते ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट होके 3 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। उनकी जो लेयर होती हैं या, है ना, वो एक्चुअली फ्लोट करती रहती हैं सरफेस पे। ठीक है, उन तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्युबल नहीं होता है ना तो पानी में, ना तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। रेड फास्फोरस का जो सल्फाइड होता है, ये कंपाउंड आप लोग याद रखिएगा, P4S3। ये क्या है यहाँ पे, P4 एक्चुअली व्हाइट फास्फोरस नहीं है, यहाँ P4 है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस का जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड ऑफ रेड फास्फोरस, है ना, वो मैचेस इंडस्ट्री में उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। मैचेस इंडस्ट्री मतलब जो माचिस होती है, आपने देखा होगा माचिस तो सभी लोग जानते ही होंगे। माचिस की तीली देखी होगी आपने, तो उसमें एक माचिस की तीली में ऊपर वो लगा रहता है ना, ब्राउन ब्राउन सा पाउडर, यस। यस है ना, सर। एक कोटिंग होती है। वो जो ब्राउन कलर का जो कोटिंग आप देखते हैं वो एक्चुअली इसी की होती है, P4S3 की। तो P4S3 को लपेटा जाता है, मतलब उसकी जो तीलियों में ऊपर लगाया जाता है वो वही होता है P4S3। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया रेड फास्फोरस को ही क्यों यूज करते हैं मैचेस इंडस्ट्री में, इसमें व्हाइट फास्फोरस का क्यों नहीं सल्फाइड चिपकाते हैं। सर व्हाइट रेड फास्फोरस फास्फोरस, ऑक्सीडाइज हो हाँ जाएगा हाँ, तुरंत। व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीडाइज जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो व्हाइट फास्फोरस का यूज करने का समस्या यही है कि व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। देखो कितना है ये व्हाइट, ये एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर है 303 केल्विन। अगर इसमें -273 करो, बताओ कितना आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, बताओ कितना आ रहा है। सर 30। 30 डिग्री सेल्सियस। अब समझ लो भाई साहब, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है।
अगर रूम टेम्परेचर पे हम लोग रख दें व्हाइट फास्फोरस के सल्फाइड को, है ना, तो होगा क्या, वो फायर कैच करेगा, मतलब वो रखे रखे तीलियां जलनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आप किसी तरह मान लो लो टेम्परेचर में बना के ले दिया है, और जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे रखोगे आप, तो वो रखते एटमॉस्फियर में O2 है ही, उसको रोक नहीं पाओगे, रिएक्शन होते ही वो तुरंत स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करेगी और बर्न हो जाएगी, है ना, मतलब धूम धड़ाका मच जाएगा, घरों घरों में माचिस की तीलियां अपने आप जलने लगेगी, है ना। इसलिए नहीं यूज किया था। अच्छा, रेड फास्फोरस का इग्निशन में ज्यादा होता है 573, इसमें अगर 273 माइनस करें तो ये आ रहा है 270, 270 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेफ है। सेफ इसलिए है क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर कभी इतना नहीं हो जाएगा 273, है ना। नॉर्मली रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो 60-70 हो जाएगा, इससे ज्यादा कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम अब वो बात अलग है, बिल्डिंग में आग लग जाए तो बात अलग है ना, अदरवाइज तो टेम्परेचर इतना नहीं पहुंच पाएगा नॉर्मली। इसीलिए रेड फास्फोरस को ही हम लोग यूज करते हैं। रीजन बस आपको इतना याद रखना है, बिकॉज रेड फास्फोरस हैज ए हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, रेड फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए उसका सल्फाइड सेफ होता है ना। कम से कम रखे रखे तो नहीं जलेगा, है ना। हाँ, जब उसको आप रब करते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं तो रब करते हैं ना, तो रब करने पे जब फ्रिक्शन जनरेट होता है तब जाके वो फायर कैच करता है। ठीक है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस को अगर आपने यूज कर लिया तो उनकी तीलियां आपस में भी अगर रगड़ खा गई तो वो जल जाएंगी। ठीक है, या एयर के कांटेक्ट में रख दिया तो भी बर्न कर जाएंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर ही बहुत कम है। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अब आते हैं ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ठीक है, अच्छा, हर फास्फोरस की एक खूबी भी है, मतलब हर एक फास्फोरस की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा, जब रेड पढ़ा लूँ उसके बाद बताइएगा कि व्हाइट की क्या स्पेशल बात क्या है, रेड की स्पेशल बात क्या है, ब्लैक की स्पेशल बात क्या है। पहले पूरा पढ़ लीजिए सर। ब्लैक फास्फोरस के लिए बोलते हैं बेटा, नेचर में दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस अल्फा बीटा दो फॉर्म में मिलता है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी का बोलते हैं, ये बैड कंडक्टर होता है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिमिलर टू ग्रेफाइट होती है ना। इसीलिए ये ग्रेफाइट का दूसरा रूप माना जाता है। ग्रेफाइट का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल में ग्रेफाइट की जगह बीटा ब्लैक फास्फोरस को भी यूज किया जाता है। ग्रेफाइट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस थोड़ा सस्ता होता है, चीपर होता है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो व्हाइट फास्फोरस को हीट करना पड़ेगा आपको 573 केल्विन पे। हाँ बेटा, प्रेशर काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लैक फास्फोरस बनाना है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लगभग 12,000 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा। जबकि वाइट से जब मैंने देखो रेड बनाया था तो वहां पे प्रेशर मैंने कोई हाई नहीं लिया था। रेड बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, वाइट से रेड बनाया था तो मैंने कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं लिया, नॉर्मल 1 एटमॉस्फियर की रेंज में ही बन जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से जब ब्लैक बनाते हैं तो टेम्परेचर तो ज्यादा ले ही रहे हैं, प्रेशर भी ज्यादा लेना पड़ता है, काफी ज्यादा लेना पड़ता है, और 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। और इनर्ट एटमॉस्फियर, जिस भी ग्लास ट्यूब के अंदर, वैसे ये जितने भी फास्फोरस की रिएक्शन कराई जाती है ये ग्लास ट्यूब के अंदर कराई जाती है, जिसके अंदर एयर को
निकाल लिया जाता है, एयर को सक करके निकाल लिया जाता है, क्योंकि एयर नहीं होनी चाहिए, है ना। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब समझ रहे हो? इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब आप अगर एयर से नाइट ऑक्सीजन को हटा लें तो केवल कौन सी गैस बचेगी? नाइट्रोजन। और एयर में अगर केवल नाइट्रोजन है तो इस ऐसे एटमॉस्फेयर को ही क्या बोलते हैं? इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्योंकि नाइट्रोजन गैस की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, एन ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी, और वो सिमिलर टू नोबल गैस बिहेव करता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की रिएक्शन किसी से नहीं होती है, किसी भी कंपाउंड से नहीं होती, है ना। पता ही बात है आप लोगों यस सर। को। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस की तरह ही बिहेवियर शो करता है रूम टेम्परेचर पे। नाइट्रोजन की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे किसी भी गैस से नहीं होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाने के लिए नाइट्रोजन का ही मतलब ऑक्सीजन हटा दो तो बचता है नाइट्रोजन। 1 से 2 हफ्ते लगते हैं लगातार उसको हीट करते रहना है, और इतना प्रेशर उसके ऊपर लगातार लगते रहना चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन मशीन्स आती हैं, ठीक है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी मशीन्स पढ़ाई जाएंगी जो हाई प्रेशर डेवलप करती हैं किसी सॉलिड के ऊपर। उसमें सॉलिड को रख देते हैं, उसके ऊपर फिर हाई प्रेशर लगाते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस से बनता है इसमें ब्लैक फास्फोरस। क्या बनता है इसमें? ब्लैक फास्फोरस। लेकिन ये जो ब्लैक फास्फोरस बन रहा है वो अल्फा नहीं बन रहा है, ये बीटा बन रहा है ना। क्योंकि इसमें बोलते हैं हाई प्रेशर लगाने पे, ये 12,000 जो देख रहे हैं ना, इतना हाई प्रेशर लगाने पे उसकी जो लेयर होती है वो इस तरह से हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब व्हाइट फास्फोरस जो आपने देखे थे ना, टेट्राहेड्रल टाइप के जो मॉलिक्यूल थे, वो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट देखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा आप लोग कि यहाँ पे कार्बन कार्बन अगर बैठा दो, तो ग्रेफाइट में भी तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता था। यस ग्रेफाइट में भी हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता था। और ऐसा ही यहाँ बस कार्बन की जगह फास्फोरस बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल देखा जाता है, पीपीपी बॉन्ड एंगल, वो 99 डिग्री ऑब्जर्व होता है। जबकि ब्लैक रेड फास्फोरस में 72 आया, और इसमें और ज्यादा बढ़ गया बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रेन और कम हो गया। और अगर स्ट्रेन कम हो गया इसका मतलब ये सबसे स्टेबल फॉर्म है। मतलब तीनों इलेक्ट्रोप में, रेड व्हाइट रेड ब्लैक में सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोप ब्लैक फास्फोरस होता है, और सबसे रिएक्टिव व्हाइट होता है। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस, अगर कहीं ये बात लिखी हो बीटा ब्लैक फास्फोरस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद ग्रेफाइट, तो उसको तुरंत आप बिना सोचे देरी लगाए टिक मार दीजिएगा, है ना। या फिर आप बिल्कुल बबल फिल कर दीजिएगा ऑनलाइन में। लेकिन अगर वो बोल दे अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज आइसोस्ट्रक्चरल ग्रेफाइट, गलत है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस ग्रेफाइट के आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बीटा ब्लैक फास्फोरस है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अल्फा ब्लैक फास्फोरस का क्या स्ट्रक्चर होता है? कोई बता सकता है गेस करके? एक्चुअली अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो क्रॉसलिंक पॉलीमर होता है। अभी देखो, ये जब मैंने पॉलीमराइज कराया तो एक ब्रिज बॉन्ड टूटा था। अगर इसका आप क्या करो, इस पे हाई प्रेशर, इस पे आप प्रेशर लगाओ, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर ना लगाओ। 12,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का प्रेशर लगाओ, और टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा, तो इसका ये दूसरा ये ब्रिज बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, और एक एक वैलेंसी इन दोनों फास्फोरस की भी फ्री हो जाएगी। तो अब इनके मॉलिक्यूल ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, एक सेकेंड लेयर आके कनेक्ट हो जाएगी, सेकेंड के साथ थर्ड लेयर फिर कनेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब ये सर। क्रॉसलिंक पॉलीमर बनने लगेगा। और जो क्रॉसलिंक पॉलीमर बनता है वो होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस बीटा ब्लैक फास्फोरस में यही डिफरेंस है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस में वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें वो
टेट्रामेरिक वो व्हाइट फास्फोरस का ही पॉलीमर होता है, बट वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। तो ये लिख लेना नीचे, ये बात हो सकता है कि ना लिखी हो उसमें, ये ऐड कर लीजिएगा। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस। और बीटा ब्लैक फास्फोरस वो ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? वैसे एनसीईआरटी ने अल्फा ब्लैक फास्फोरस के बारे में कुछ डिटेल नहीं बताया है, तो ये आप समझ सकते हो कि पूछेगा तो आपसे बीटा ही के बारे में पूछा है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने बीटा का ही डिस्कस किया डिटेल। बीटा का तो आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे भैया व्हाइट फास्फोरस के तीनों इलेक्ट्रोड में सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो फास्फोरस के तीनों इलेक्ट्रोड में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इलेक्ट्रोड हो जाएगा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, बोलो भाई, यस। क्लियर हो रही बातें? बोलो भाई, नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? बोर्ड एग्जाम कब से हो रहे हैं तुम लोग को? कुछ आया डेट फाइनल हुआ आईसी वाले बच्चों का फर्स्ट टर्म के? सर 22 22 नवंबर दिसंबर नवंबर 22 नवंबर। अच्छा, और कब तक चलेंगे? ये पोस्टपोन्ड होने के बाद वाली है कि ये तो पहले ही वाली यस बता सर। रहे हो मैं? नो सर पोस्टपोन होने के बाद सर पहले 15 नवंबर से शुरू हो रहे थे सर, 15 दिसंबर सर, शायद 20 दिसंबर के आसपास खत्म हो रहा है अच्छा अच्छा, सर। मतलब लेकिन पहले हम लोगों के स्टार्ट और सर हम लोगों पहले के शायद स्टार्ट हो 15 रहे तक ही थे। खत्म हो जाएंगे सर, हम लोगों के शायद 15 तक ही खत्म हो जाएंगे। आप लोगों के 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पहले स्टार्ट हो रहे थे 15 नवंबर से, तो 1 वीक एक्सटेंड कर दिया है बस, यस सर, है ना? छुट्टियां काट दी हैं सारी। अच्छा अच्छा, खत्म टाइम पे कर रहे हैं, मतलब यस जो सर। फिनिशिंग लाइन है वो उधर नहीं डिस्टर्ब किया है, इधर नो सर। एक हफ्ता कम कर दिया और बीच में गैप है कम कर दिया। यस सर। अरे, और सीबीएसई वालों का कब से है बेटा तुम लोग का? दिसंबर में हम दिसंबर लोग से। रहते हैं। 3 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा, 3 दिसंबर से पूरा 21 दिसंबर तो पूरा दिसंबर। ही 21 तक। 20 का। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि ये नवंबर दिसंबर एग्जाम ही एग्जाम है तुम लोग के भाई। अच्छा भैया, चलो, फर्स्ट टर्म के वजह से तो सिलेबस तुम लोग का अच्छे से हो ही गया है ना? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तुम लोग के कुछ टेस्ट मैं और ले लूंगा बोर्ड के रिस्पेक्ट में, प्रिपरेशन के लिए, है ना? अगर तुम लोग बोलोगे, तुम लोग मतलब देना चाहो तो, ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। यस या सर। सर तुम पी लोग ब्लॉक बोलोगे खत्म हो तो जाए देना। उसके बाद ले लीजिएगा। यस सर। हाँ लेंगे तो पी ब्लॉक खत्म होने के बाद भी लेंगे, क्योंकि बीच में लेने का कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि इससे पहले वाले तो सभी चैप्टर का एक एक टेस्ट ले ही चुके हैं यस हम सर, और लोग। सर पी ब्लॉक हम लोग में आ भी रहेगा, मतलब उसमें बोर्ड में, इसलिए। पी ब्लॉक आ भी रहा है, हाँ, तो नहीं पी ब्लॉक पहले कंप्लीट करा रहे हैं। पी ब्लॉक में बस यही बच रहा है तुम लोग का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बाकी दो फैमिली हम लोग कर ही चुके हैं, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आसानी से हो जाएगा। दीपावली के पहले कोशिश करेंगे कि हो जाए कंप्लीट तुम लोग का, ठीक।
स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बोलते हैं व्हाइट से रेड और रेड से ब्लैक जाने पे बढ़ती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ब्लैक फास्फोरस, फिर रेड, फिर व्हाइट। बट रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर कभी पूछ लिया जाए इन्हीं एलोट्रोप्स में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी व्हाइट फास्फोरस की, फिर रेड फास्फोरस की, फिर ब्लैक फास्फोरस की। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर है, ये सिंपल हम लोग को पूछा जा सकता है। एक इसमें क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया था, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। ठीक है, अगर आपको व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में डिस्टिंग्विश करने को बोला जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना? बाई गिविंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, बाई हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें ऐसे मत बोल देना कि सर व्हाइट फास्फोरस व्हाइट कलर का होता है, रेड फास्फोरस रेड कलर का होता है, हो गया डिस्टिंग्विश, है ना? तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं करना है डिस्टिंग्विश, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू करना है। तो इसमें बहुत से एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस को आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH में डिजोल्व कर दें और थोड़ा सा पानी मिला दें, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH में डिजोल्व कर दें, तो इसमें एक गैस लिबरेट होती है और उस गैस को बोलते हैं फॉस्जीन गैस, है ना? क्या बोलते हैं? फॉस्फीन, फॉस्फीन, फॉस्फीन। ठीक है, और प्लस एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, Na2PO2, इसके 3 मोल बनेंगे। ठीक है, तो ये व्हाइट फास्फोरस को जब हम लोग NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो एक फॉस्फीन गैस लिबरेट होती है। बट अगर रेड फास्फोरस को या फिर ब्लैक फास्फोरस को आप NaOH में डिजोल्व करेंगे तो बेटा कोई फॉस्फीन गैस रिलीज नहीं होगी, नो गैस फॉर्म, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी। गैस तो तब बनेगी ना रिएक्शन हो, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो व्हाइट फास्फोरस NaOH या NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड आप कोई भी ले लीजिए। तो व्हाइट फास्फोरस स्ट्रॉन्ग बेस में डिजोल्व करने पे फॉस्फीन गैस रिलीज करता है और ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। बट जो ब्लैक फास्फोरस होता है या रेड फास्फोरस, दोनों में कोई भी NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है और इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग थ्योरेटिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं व्हाइट एंड रेड फास्फोरस या व्हाइट या ब्लैक फास्फोरस के बीच में। ठीक है, बोलो भाई, बात यस समझ सर। में आ रही है? ये गैस ध्यान रखना, फॉस्फीन गैस बनती है इसमें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, ये करना है, अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है भी। देखो, ये आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एडवांस के पेपर में पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछाएंगे, आइडेंटिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें जैसे कह रहा है कोई एक कंपाउंड है A, ठीक है, और वो एक ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड है ना? उसके बारे में थोड़ा उसने बता दिया कि ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड है और उसको आप हीट कर रहे हैं 573 1 atm इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो वो अपने ही एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है ना? वो एलिमेंट बेटा अपने ही एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है, उस एलोट्रोप को नाम दे दिया B। ठीक है, तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि देखो एलोट्रोप हम लोग के सिलेबस में देखा जाए तो फास्फोरस के हैं और सल्फर के हैं, है ना? अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए तो आपको डाउट इन्हीं पे होना चाहिए, या तो फास्फोरस के इलेक्ट्रोप हम लोग के सिलेबस में है या सल्फर के हैं। ठीक है, और होते तो और भी मेटल के हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रोप, बट वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब या तो ये फास्फोरस होगा या सल्फर होगा। अब आगे अगर बढ़े तो कह रहा है ए को जब NaOH के एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक गैस C बन रही है और इसकी स्मेल क्या है? रॉटन फिश स्मेलिंग गैस। रॉटन फिश स्मेलिंग गैस काफी कुछ हिंट आपको दे रही है
रॉटन फिश स्मेलिंग गैस केवल एक ही होती है पूरी केमिस्ट्री में, वो होती है फॉस्फीन। ठीक है, रॉटन फिश स्मेलिंग गैस एक ही होती है, सिंगल गैस है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट वो क्लियर हो रहा है कि जो सी कंपाउंड है वो क्या है, ये फॉस्फीन है। और अगर ये फॉस्फीन है तो 100% ये व्हाइट फास्फोरस है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस को ही हम लोग जब डिजोल्व करते हैं NaOH में तभी फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है। और व्हाइट फास्फोरस को हम लोग 573 1 atm में रख रहे हैं। अच्छा, प्रेशर यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लिया है, देखो 1 atm लिया है। इससे हिंट समझ में आ रहा है कि भैया रेडी बन रहा होगा, क्योंकि ब्लैक बनाने के लिए तो आपको या तो मॉडरेट प्रेशर लेना होता है या बहुत ज्यादा 12,000 लेंगे तो बीटा बन जाएगा, या अल्फा ब्लैक फास्फोरस के लिए भी हाई प्रेशर ही चाहिए होता है, बीटा से कम लेते हैं। लेकिन इतना 1 atm पे तो 1 atm पे ब्लैक फास्फोरस कभी नहीं बन सकता। ठीक है, 1 atm पे तो रेडी बनेगा। इससे ये समझ में आ रही कि बी जो है वो 100% कौन सा फास्फोरस हो गया, रेड। ए व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, तो सी क्या बन गया, फॉस्फीन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फॉस्फीन की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं और क्लोरीन ले रहे हैं एक्सेस में। ठीक है, थोड़ा सा गेस करो, वैसे ही रिएक्शन अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अभी गेस करके बताओ कि क्या बनना चाहिए। फॉस्फीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। हाँ देखो, एक दो बच्चों ने बताया, एक बच्चे ने PCl3 तो समझ लिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, PCl3 बनना चाहिए, लेकिन उसने क्लोरीन के बगल में एक्सेस लिख दिया है। CL5 तो बन जाएगा। PCl3 बन के फिर से क्लोरीन रिएक्ट करेगा, अल्टीमेटली PCl5 बन जाएगा, है ना। अगर वो एक्सेस ना लिखता तो PCl3 हो सकता था, लेकिन एक्सेस में तो फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज, हेलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो फास्फोरस को 5 पहले 3 में ले जाएगा फिर 5 में ले जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराई PCl5 की, तो इससे क्या बन रहा है, ई बन रहा है। ई एक वीक ट्राई बेसिक एसिड है। वीक ट्राई बेसिक एसिड सल्फर के कंपाउंड, सल्फर के ऑक्सी एसिड में ट्राई बेसिक एसिड है S3PO4, है ना। सल्फर के वैसे ये आपने सुनो होंगे S3PO3 भी होता है, S3PO2 भी होता है, लेकिन ये ट्राई बेसिक होता है, ये डाई बेसिक होता है, ये मोनो बेसिक होता है। तो ये दोनों नहीं बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ट्राई बेसिक S3PO4, है ना। तो बस सब कुछ समझ में आ गया, बोलो भाई। ए क्या है Yes. बताओ, लिख देता हूं मैं। ए आंसर इसका, ए है व्हाइट फास्फोरस। बी कौन सा फास्फोरस था, रेड रेड फॉस्फेट। फास्फोरस। सी कौन सी गैस थी, फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस हो गई, है ना। डी में PCl5 बनेगा क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, और PCl5 की हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा S3PO4, और HCl अलग हो जाएगा, HCl का जिक्र उसने किया नहीं। ठीक है, तो ABCDE सब पता चल गया हम लोग को क्या थे। ये ट्राई बेसिक एसिड है। इसमें रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, तो एक तो रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, व्हाइट फास्फोरस NaOH से रिएक्ट कर रहा है ना। तो गैस क्या बना रहा है, फॉस्फीन गैस। और एक रिएक्शन वो PCl5 वाली भी इंपॉर्टेंट है, अभी वैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग। PCl5 की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो S3PO4 प्लस HCl में कन्वर्ट होगा। बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम लोग तभी करने में मजा आएगी आपको जब आप पूरा पढ़ लोगे, है ना। पूरा P ब्लॉक आप पढ़ लो, फिर ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन मैं दूंगा करने को इसी तरह के आइडेंटिफिकेशन की, A बताओ, B बताओ। तो जब आपको रिएक्शंस तैयार होंगी तो ये खटाखट करते चले जाओगे, तो बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना। आप लोगों की थ्योरी भी रिवीजन जब मैं कराऊंगा P ब्लॉक को, तो यही क्वेश्चन दे दे के रिवीजन कराऊंगा, मतलब इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन कराऊंगा। चलो अच्छा, अब आगे एक बढ़ते सेकंड हैं। स्क्रॉल कर दिया थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल।
हो गया सर। है ना। पहले जब आईटी का पेपर सब्जेक्टिव होता था तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते थे वो 10 मार्क्स के आते थे। एक मतलब एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन फिक्स होते थे, केवल इनऑर्गेनिक थे, इसी आइडेंटिफिकेशन टाइप के। उसमें वो एक एक क्वेश्चन में 5 कंपाउंड पूछ लेता था, एक कंपाउंड 2 नंबर का होता था। ठीक है। और उसमें हाँ रिएक्शन भी लिखने को बोलता था कि इसमें जो जो रिएक्शंस हैं वो भी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तो रिएक्शन भी पूछ लेता है। ठीक है। कह रहा ऑब्जेक्टिव में वो आपसे केवल मेन मेन प्रोडक्ट ही पूछेगा, पूरी रिएक्शन नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए था। अब इसके बाद अगला एलोट्रोप है सल्फर के। एलोट्रोप ऑफ सल्फर। सल्फर के नेचर में बेटा 3 एलोट्रोप मिलते हैं। ठीक है। कौन कौन से? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। अल्फा बीटा गामा। रोम्बिक सल्फर को क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर का दूसरा नाम है अल्फा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी बोलते हैं और प्लास्टिक सल्फर को गामा सल्फर भी बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा, रोम्बिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक, RMP, रोम्बिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके इनके फॉर्मूले की बात करें तो जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का फॉर्मूला सेम होता है। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसेट होता है, सल्फर ऑक्टेटॉमिक फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो प्लास्टिक सल्फर होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। ये सल्फर की कौन सी फॉर्म होती है? पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SN। ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। रोम्बिक सल्फर जो होता है इसमें बोलते हैं, देखो रोम्बिक सल्फर को कोई पूछे कि रोम्बिक क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर एक्चुअली सॉलिड स्टेट में छुपा हुआ है। बोलते हैं कि रोम्बिक सल्फर में जो एसेट मॉलिक्यूल होते हैं वो अरेंज होते हैं रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल में इन सॉलिड स्टेट। और जब वो रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल में अरेंज होते हैं तो तब जाके जो 3 डायमेंशनल लैटिस तैयार होता है, उस लैटिस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रोम्बिक सल्फर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रोम्बिक Yes, सल्फर एसेट मॉलिक्यूल जब रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल में हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो सॉलिड स्टेट में TTROHMT, है ना, क्यूबिक टेट्रागोनल रोम्बोहाइड्रल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो इसमें R फॉर रोम्बोहाइड्रल था ना, तो इसमें जो एसेट मॉलिक्यूल है वो रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और अगर कोई केवल आपसे कोई एसेट का ही स्ट्रक्चर पूछ दे तो एसेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओनली एसेट का स्ट्रक्चर। ground shapes. हाँ, तो ओनली एसेट का क्राउन से होता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये सब पता होना चाहिए कि कई बार आपसे वो यही पूछ देगा कि भाई एसेट का स्ट्रक्चर बताओ क्या है ना। तो एसेट का क्राउन सेव होता है, एसेट का क्राउन सेव होता है। और इसमें सल्फर 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 बॉन्ड एंगल पता है कितने होते हैं? जैसे व्हाइट फास्फोरस में PPP बॉन्ड एंगल होते थे 60 डिग्री, ऐसे इसमें होते हैं ये 107 वाले degree. 170। 107 डिग्री। हाँ, 107। ये सारे ही हैं, देखो ये 107 है, ये इधर से 107 है, ये इधर से, ऐसे आप देखते चले जाओ तो ये सब 107 पे ही अरेंज होते हैं। ठीक है। और इसमें एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि देखो सल्फर यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में बोले तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन उसके बॉन्ड एंगल 109 होने चाहिए और 107 पे सेट है, इसका मतलब 2 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। और 2 डिग्री का एंगल स्ट्रेन कोई एंगल स्ट्रेन होता है, मतलब ये नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एसेट बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, जितना व्हाइट फास्फोरस था रिएक्टिव उसकी कंपेरिजन में एसेट उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं कि ये रखे रखे एयर से नहीं रिएक्ट करेगा एटमॉस्फियर में, है ना। तो ये थोड़ा सा फास्फोरस के एलोट्रोप में जो व्हाइट फास्फोरस था अगर उससे कंपेयर किया जाए
तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा, अब इन दोनों में अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों का फॉर्मूला एसिड है, तो फिर डिफरेंस क्या है? कोई पूछे कि बताओ रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में डिफरेंस क्या है? के अरेंजमेंट का। हाँ, तो डिफरेंस बेटा उनके अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल बनती है वो अलग अलग बनती है। रोम्बिक सल्फर में जो एसेट मॉलिक्यूल है वो रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल में अरेंज होते हैं, लेकिन मोनोक्लिनिक सल्फर में उनके जो एसेट मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में अरेंज होते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, इस डिफरेंस को हम लोग उससे बताते हैं, कन्फर्मर की थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सारे सल्फर के एसेस के बीच में रोटेशन फ्री है, तो इसका जो कन्फर्मर बन रहे होंगे तो ये एसिड जो होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। मतलब इसमें सारे सल्फर जो होते हैं वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, है ना। तो इसमें सारे सल्फर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में रहते हैं। लेकिन मोनोक्लिनिक में केवल देखा जाए तो 1 2 3 4, हाँ, ये 4 सल्फर स्टैगर्ड होते हैं, बाकी 4 सल्फर एक्लिप्स्ड फॉर्म में होते हैं, आधे आधे डिवाइड करके बोले जाते हैं। 4 सल्फर स्टैगर्ड होते हैं और 4 सल्फर एक्लिप्स्ड होते हैं। ठीक है, बाकी और बहुत ज्यादा डिटेल की मतलब जरूरत है नहीं, जो मेन बात है वो मैं आपको बता दी है। प्लास्टिक सल्फर में जो होता है, सल्फर में एन सल्फर आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं, है ना। ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता चला आ रहा है, और ये पॉलीमेरिक सल्फर है। और ये सल्फर के तीनों इलेक्ट्रोप में, कोई पूछे बताओ कोई पानी में सॉल्युबल है, क्या बोलोगे? पानी में कोई सॉल्युबल है इनमें से? तो बेटा ये सल्फर के जितने भी इलेक्ट्रोप हैं, दे आर नाइदर सॉल्युबल इन पानी, नाइदर सॉल्युबल इन CCl4 CH2 बेंजीन। मतलब ना तो ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ना ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। सल्फर का कोई भी इलेक्ट्रोप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, ना इधर पोलर और नॉन पोलर। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर कई बार पूछ लिया जाता है कि रोम्बिक सल्फर को अगर हम लोग 95.5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो उनके मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं? मोनोक्लिनिक में। मतलब रोम्बिक सल्फर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 95.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे? मोनोक्लिनिक में। और मोनोक्लिनिक वालों का 95 से कम करेंगे तो मतलब कूल करने पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन डोमिनेट हो जाएगी, मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कन्वर्ट होने लगेगी, है ना। एग्जैक्ट 95.5 पे एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा जिसमें रोम्बिक सल्फर भी एग्जिस्ट करेंगे। सल्फर मतलब जो है रोम्बिक फॉर्म में भी रहेगा और कुछ सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी रहेंगे, है ना। एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज 95.5 डिग्री सेल्सियस को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को ही क्या लिख लीजिए आप? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है आपसे कि व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ रोम्बिक सल्फर, है ना। तो ये कितना होता है? 95.5, है ना। एफएम का चैनल कोई आता है क्या 95.5 पे? तो ये टेम्परेचर याद रखिएगा आप लोग। सर हाँ बताओ भाई। सर इसका मतलब ये है कि रोम्बिक सल्फर लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है, मोनोक्लिनिक हायर पे। सर इसका हाँ, रीजन हम लोग किस तरह से सर इसका रीजन हम किस तरह से दे सकते हैं? एंगल स्ट्रेन से? रीजन तो यार हम लोग कन्फर्मर के बेसिस पे दे सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे सभी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पे रहेंगे और हाई टेम्परेचर पे सल्फर सल्फर के बीच में रोटेशन शुरू हो जाएंगे। रोटेशन शुरू कुछ भी एंगल से अगर रोटेशन हो गया तो वो स्कैटर्ड तो स्टैगर्ड तो नहीं रह जाएगा। और अगर उसमें 4 सल्फर एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में आ गए
तो एक्लिप्स तो थोड़ा लेस स्टेबल होता है ना। तो हाई टेम्परेचर पे वो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने लगेंगे, और वो लो टेम्परेचर पे स्टैगर्ड में ही रहना चाहिए, अपनी मतलब मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर में रहेंगे। ठीक है। तो उसका जो मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअली कंफर्मेशन वाली थ्योरी से देना पड़ेगा। और कोई फैक्टर यहाँ पे एंगल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मोनोक्लिनिक और रोम्बिक में जो एंगल्स बनते हैं, है ना, उसमें रोम्बिक में तो सारे ही 107 होते हैं, मोनोक्लिनिक में सारे 107 नहीं होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 एंगल 107 होते हैं। बाकी जो 4 एंगल हैं वो एग्जैक्टली कहीं दिए नहीं कि कितने हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा डेटा ही किसी सोर्स में सही से नहीं दिया हुआ है, तो एंगल के बेसिस पे बोलना इसलिए सही नहीं है उसमें आंसर। ठीक है। Yes, thank you. और बस ये लास्ट में ये भी देख लो, या इसको अगली क्लास में चलो करा देंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फर, सल्फर का हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद फिर कंपाउंड में आ जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली के सर कंपाउंड। थोड़ा सा और कर दीजिए उधर। हाँ चलो फिर आज फिर इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है। सर मुझे वहाँ लिखना है सर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड सिंगल बॉन्ड एंड ये सब जो आपने लिखवाया था। स्टार्टिंग का सर नाइट्रो जो आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सर करवाई थी स्टार्टिंग में, एंड सिंगल बॉन्ड एंड वो देखना है। हाँ ये वाला ना। सर थोड़ा सा बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सर नीचे साइड थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ये सर। हम्म। सर वो आपने अल्फा सल्फर के लिए वो स्ट्रक्चर का नेम बताया था, एक बार फिर से बता दीजिए क्या नेम था। अल्फा है रोम्बिक, बीटा है मोनोक्लिनिक, गामा है प्लास्टिक। सॉरी सर, अल्फा ब्लैक फास्फोरस के लिए। अल्फा ब्लैक फास्फोरस का कोई नाम नहीं है। वो बीटा स्ट्रक्चर ब्लैक, का नेम आपने बताया था, क्रॉस डैंगलिंग करके कुछ। अच्छा अल्फा ब्लैक फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है, हाँ वो लिख लो। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ वाइट फास्फोरस। ओके सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। नोट शेयर कर दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल बेटा, अभी कर दूंगा बिल्कुल। सर हो गया थैंक चलो फिर ठीक है, एंड करें फिर आज का Thank you, sir. क्लास। यू। चलो। थैंक यू सर। ओके बेटा।